चलो आज हम लोग बात करेंगे रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है उसके बारे में। देखो देखो सिंपल बात है, जो नाम होता है ना उसी से बहुत सारा हिंट मिल सकता है। जैसे कि रैयत का मतलब होता है किसान, है ना। तो इसमें क्या हुआ था ना कि डायरेक्ट किसान लोग, जो किसान लोगों से ही पार्टिसिपेट करवा दिया था, ठीक है। डायरेक्ट किसान लोगों को ही क्या है, लगान वगान वाला सारा सिस्टम किसान लोगों को दे दिया था। मतलब जमींदारी में जो बिचौलिए थे उनको हटा दिया था, और भूमि का जमीन का मालिक किसान को दे दिया था, और लगान भी किसान ही देगा अब, ठीक है। देखो रैयतवाड़ी व्यवस्था में एक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना गया, तथा लगान जमा करने का दायित्व भी किसानों को ही दिया गया। मतलब भूमि का स्वामी और किसान, और मतलब क्या बोलता है, लगान जमा करने का दायित्व, ये दोनों ही किसानों को मिल गया, ठीक है। चूंकि ये व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से किसानों, इसमें क्या होगा ना, सरकार जो है, जो ब्रिटिश सरकार है वो सीधे ही किसानों से जुड़ गई, है ना, रैयत से जुड़ गई। तो इसीलिए इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, जो बिचौलिए थे, जमींदार थे, वो उसमें हटा दिए गए, ठीक है। तो इसी को इसलिए क्या बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है रैयतवाड़ी बोला जाता है, ठीक है। कि इस ये व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से किसानों या आम जनता के साथ लागू की गई, अतः इसे रैयतवाड़ी कहा जाता है, ठीक है। रैयतवाड़ी सिस्टम कहा जाता है। यदि किसान निर्धारित लगान जमा नहीं कर पाता, अब देखो सिंपल, तुम इसको आगे पढ़ो नहीं, क्या होगा अगर मान लो तुम अपना पैसा या बिल नहीं जमा कर पाओगे तो क्या होगा, वो चीज तुमसे वापस ले ली जाएगी। हो जाता है ना, जैसे 2 महीने का बिल नहीं दोगे तो बिल वाले, लाइट वाले आके तुम्हारा कनेक्शन काट जाएंगे। सिंपल बात है, इसमें कोई ये नहीं है, इसमें कोई क्या बोलते हैं रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो यदि किसान निर्धारित जमा लगान नहीं कर पाता था तो उसे भू स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता था, उसको बोल दिया जाता, निकाल दिया जाता था, बोले थे भागो यहाँ से, तुम क्या करो, पैसे तो दे नहीं पा रहे हो, तुम क्या जमीन क्यों रखोगे, फिर हम किसी और को दे देंगे, वो बोला जो पैसा देगा। तो इस तरह से उस जो जो लगान नहीं जमा कर पाता था उसका भू स्वामित्व खो जाता था, लोग किसान मतलब अंग्रेज लोग छीन लेते थे वापस, ठीक है। अब देखो रेतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था। देखो रेतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो। तो रेत यानी ऐसे याद करो, रेत जो होता है ना, रेत रेत जो है, मुन्ना लोग, बच्चा लोग, जो छोटे मुन्ने लोग होते हैं ना, बोले छोटे मुन्ने ना, तो छोटे मुन्ने से वो रेत खाते हैं। और वो रीड, उनको जो है रीड करने का जरूरत पड़ता है, मतलब पढ़ना जो है रीड करवाना जरूरत पड़ता है, अपने आप वो रीड नहीं कर सकते, तो उनको रीड करवाने की जरूरत पड़ेगा। तो रेतवाड़ी से संबंधित जो है उसका जन्मदाता कौन है, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। कैप्टन रीड लिखा है, कहीं कर्नल रीड भी लिखा है, ठीक है, को माना जाता है। तो 2 आदमी थे, जबकि जमींदारी या जागीरदारी वो सब व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त में कॉर्नवालिस थे ना, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जमींदारी या जागीरदारी में कॉर्नवालिस थे, और स्थायी व्यवस्था जिसको बोलते हैं, और रेतवाड़ी में टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड 2 है, ठीक है। और मैं बता दिया, रेत यानी रेत, और बच्चा जो है था मुन्ना, छोटा मुन्ना, वो क्या करता है, उसको भी रीड का जरूरत पड़ता है, ठीक है। रीड मतलब लर्न करना, उसको याद नहीं होता ना उसको। तो 1792 में इन्होंने रेतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले 12 महल में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है 1792 में, सोचो 1792 में ही इन्होंने सबसे पहले 12 महल जो है मद्रास का एक जिला ही है, मद्रास प्रेसिडेंसी थी ना उसमें, तो मद्रास का ही एक जिला था 12 महल। तो 12 महल जिले में सबसे पहले कर्नल रीड रेडी थे, मतलब यही समझ लो, है ना, रीड एकदम रेडी था कि फटाफट इसको लागू करो, है ना। तो कर्नल रीड ने सबसे पहले इसको लागू किया 1792 में, वो भी 12 महल जिले में। फिर 1820 में देखो देखो डेट याद करना चाहता, 1792 में इसको 12 महल में क्या बोलते हैं, 12 महल में लागू कर दिया, 12 महल झील में। और 1820 में देखो, 1820 में इसको मद्रास में लागू कर देगा, ठीक है। तो 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का प्रेसिडेंट, मतलब गवर्नर जो है, गवर्नर नियुक्त किया गया, ठीक है ना। मद्रास का गवर्नर किसको बनाया, थॉमस मुनरो को, या टॉमस मुनरो को। थॉमस मुनरो, नॉर्मल थॉमस लिखा जाता है, थॉमसन आता है ना बंदूक, यो क्या नाम पबजी में, वैसे ही थॉमस, ठीक है। आप देखो 1820 तक पहुंच गए, 1825 में ये व्यवस्था जो है बम्बई तक लागू हो जाएगी, और 1858 में ये संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गई, ठीक है। तो ये कैसे डेट याद रखोगे, देखो 4 डेट इसने बताया ना, एक 1792, इसमें ये 12 महल में लागू हो गया। फिर 820
1820 मतलब 1820, इसमें ये मद्रास में लागू हो गया, यहाँ 12 महल में था, ठीक है। फिर 1825 जस्ट 5 साल बाद, ठीक है, ये तुम्हारा बॉम्बे में लागू हो गया, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। फिर जो है 1858 तक आते आते ये पूरा संपूर्ण दक्कन में इसको पूरा लागू कर दिया गया। तो पूरा मतलब फिर ये घिरा गया पूरा, मतलब पूरा दक्कन जो है घिरा गया, ठीक है। तो ये लागू इतना किया गया। अब ये पूछा जाता है बहुत बार कि कितना % भारत के हिस्से पता है, तो ब्रिटिश भूभाग के 51% भूभाग पर था, ठीक है, 51% भूभाग था। जबकि जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त जो था ना, वो भारत के जो ब्रिटिश भूभाग है उसके 19% पर था, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट आप कर सकते हो ना, थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ सकते हो सब। जैसे स्थायी बंदोबस्त जो था ना, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, पहले ये इसने 10 साल के लिए लागू किया था, फिर इसने इसको स्थायी कर दिया था, ठीक है। और इसको देखोगे तो ये 30 साल के लिए लागू हुआ था, रैयत वाला, ठीक है ना। इसको लागू करने में इसके जनक जो थे या संबंधित व्यक्ति जो थे कॉर्नवालिस थे, ठीक है। इसको मैं मिटाता रहूंगा, बार बार लिखता रहूंगा, ठीक है। कॉर्नवालिस थे इधर, ये तुम्हारा इधर जो है वो मैं लिखूंगा किसको, स्थायी बंदोबस्त को, इधर जो है रैयतवाड़ी को, ठीक है, ठीक है। इससे संबंधित कॉर्नवालिस इंसान थे, इससे टॉमस मुनरो और क्या नाम है, टॉमस मुनरो और कर्नल रीड या कैप्टन रीड, ठीक है, रीड याद रखो, ठीक, ये इंसान 1790 के आसपास ये था, 1790-92 के आसपास ये आया था, ठीक है। और ये तुम्हारा बोब में मतलब बंगाल, उड़ीसा, बिहार और उत्तरी कर्नाटक में, इन सब जगह, और बनारस में, ठीक है, और बनारस में इन सब जगह पर लागू हुआ था। जबकि हमारा रैयतवाड़ी जो है कहाँ कहाँ लागू हुआ था, रैयतवाड़ी लागू हुआ था, बताओ, याद करो, मद्रास में, ठीक है, मद्रास में, मद्रास में, फिर बॉम्बे में, फिर संपूर्ण दक्कन में। इस तरह से ये इस तरह से तुम मतलब रिलेट कर सकते हो। इसमें जमींदार लोग जो है वो क्या है, लगान वसूल करते थे और जमा करते थे बाद में, है ना। और वो क्या बोलते हैं कि जमीन के मालिक थे वो जमींदार लोग थे ना। और इसमें जो है जमीन के मालिक जो है किसानों को बना दिया गया, और लगान भी किसान लोग जमा करते मतलब देते थे अंग्रेजों को। मतलब यहाँ पे जो है सरकार का डायरेक्ट रोल नहीं था, इसमें सरकार का कोई खास डायरेक्ट रोल नहीं था लगान लेने में। यहाँ पे सरकार जो है वो उसका रोल था, ठीक है। और ये जो है 19% क्षेत्र पे लागू की गई थी, ये 51% क्षेत्र पे लागू की गई थी। इस तरह से कुल मिला के तुम थोड़ा बहुत कम से कम 4-5 तो दे ही सकते हो अंतर, ठीक है, ठीक है। चलो, हाँ, और ये इसमें एक और था कि भाई इसमें जो है ना कि 10/11 जो है वो क्या नाम है कि सरकार को मिलता था पैसा, और 1/11 जो था वो जमींदार को, ठीक है। इसमें 1/3 जो है वो रखा गया, 1/3 निश्चित जो है दर रखी गई। इसमें ये थोड़ी 10/11 और 1/11 वाला केस था। इसमें सूर्यास्त वाला भी नियम था ना, सूर्यास्त वाला मतलब अगर कोई पैसा नहीं दे पाएगा तो उसका जमीन ले लिया जाएगा। पर इसमें वैसा नाम नहीं था, बट था तो ऐसा ही, ठीक है। देखो, इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था। 30 वर्षों के लिए यह लागू की गई और इसकी दर 1/3 निश्चित की गई, ठीक है। अब देखो, नोट एक आता है, नोट में देखो ये सिंपली ये लिखा हुआ है कि सरकार ने बिचौलियों को खत्म कर दिया और उसकी जगह सरकार खुद आ गई। मतलब डायरेक्ट सरकार से पहले क्या था, सरकार था जमींदारी में, और यहाँ पे जमींदार या जागीरदार या जो भी ले लो ना, जमींदार ले लो ना, जमींदार, और फिर तुम्हारा किसान आता था। अब उन्होंने ये पंगा खत्म कर दिया, मतलब कि उन्होंने खत्म कर दी किसको, इसको, जमींदार को खत्म कर दिया। जमींदार की जगह आप अपने आगे बिचौलियों को खत्म कर दिया। तो कह सकते हैं कि रैयतवाड़ी लाने का एक उद्देश्य हो सकता है कि बिचौलियों को खत्म करना, ठीक है। अब देखो, नोट पढ़ देते हैं। सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य बिचौलियों या जमींदारी वर्ग को समाप्त करना था। सही बात है, बोल सकता है हाँ रैयतवाड़ी में से आ सकता है, तो बोलते ना हाँ सही बात है, बिचौलियों को खत्म कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, ऐसा इसलिए क्या किया गया था क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में जो है उनको निश्चित राशि से अधिक वसूल की गई सारी, जैसे कि
क्या बोलते हैं 10/11 तो उनको मिलता था, बट 1/11 में भी वो इतना वसूल कर लेते थे ना, जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाता था। तो इससे जितना भी फायदा होता था सब जमींदार को जाता था, मतलब जो एक्स्ट्रा इनकम होती थी उतना वो उसका फायदा जो है वो अंग्रेज लोग नहीं ले पाते थे, सरकार नहीं ले पाती थी, ब्रिटिश सरकार जिसको बोलते हैं ना। बस यही है, तो इसलिए उन्होंने उसको हटाया, सोचा कि जो एक्स्ट्रा भी हो गया ना वो भी हम ही लोग लेंगे। ठीक है, जिसमें बताया कि स्थायी बंदोबस्त से निश्चित राशि से अधिक वसूल की गई सारी रकम जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती थी तथा सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं होती थी। मतलब ठीक है 10/11 है तो 10/11 तो उसको मिलना ही मिलना है, पर उससे उससे ज्यादा वो मतलब क्या बोलते हैं अंग्रेज लोग का, तो तुमको बोलते हैं ना फकीर थे, एकदम भिखारी थे वो लोग, है ना। वो लोग जितना ज्यादा मिलता है वो लोग उतने मतलब एकदम क्या बोलते हैं लालची जिसको बोलते हैं। अंततः आय में वृद्धि के लिए सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया ताकि वह बिचौलियों द्वारा रखी जाने वाली राशि को भी स्वयं प्राप्त कर ले। मतलब जो 1/11 के रूप में वो लोग इतनी एक्स्ट्रा पैसे रख लेते थे कि उस पैसे से वो लोग ज्यादा अमीर होने लग गए, जमींदार लोग। ठीक है, तो उनको ये सब पता चला अंग्रेजों को कि भाई है ना, इसके लिए तुम्हारा फ्लाउड कमीशन आता है ना, फ्लाउड कमीशन है ना। फ्लाउड कमीशन ही ये बताता है कि किस तरह से स्थायी बंदोबस्त या फिर जागीरदारी व्यवस्था जो है खराब है ना। तो उसी के आधार पर फिर इन्होंने जो है उसको कोशिश किया कि हटाएं और उसकी जगह ये लेके आए, है ना, रेत बड़ी। अब प्रभाव क्या रहा भाई, ये देखो देखने में तो ऐसा लग रहा है ना कि बहुत अच्छा है, क्या बोलते हैं कि रेत बड़ी बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में ना, भाई बिचौलियों को हटा दिए तो शायद दिक्कत खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं होता है, सब दिक्कतें नहीं खत्म हो सकती हैं। ठीक है, देखो रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में यह तर्क दिया गया है कि ये व्यवस्था भारतीय कृषकों एवं भारतीय कृषि के अनुरूप है। मतलब ऐसा लगता है ना कि भाई अरे यार किसान लोगों को जमीन दे दिया, जमीन का मालिक बना दिया और लोन क्या बोलते हैं भू राजस्व भी 1/3 कर दिया, है ना। तो ये भी देखने में ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, बट ऐसा प्रैक्टिकली नहीं संभव है। ठीक है, किंतु वास्तविकता से ये इससे भिन्न है, मतलब वास्तविकता हमेशा ही भिन्न होती है। व्यवहारिक रूप से ये व्यवस्था भी जमींदारी व्यवस्था से कम हानिकारक नहीं थी। मतलब ये भी ऑलमोस्ट उतनी, मतलब अगर वो 90% हानि कर रहा है ना, तो ये 88 के आसपास इसने भी नुकसान पहुंचाया। मतलब उतनी फायदेमंद तो ये भी नहीं होती, क्योंकि देखो इस व्यवस्था में देखो 2-3 तुमको इसमें पॉइंट आउट करना होगा। ठीक है, 2-3 पॉइंट है जो कि खराब है, वो पॉइंट मैं तुमको बताऊंगा। इस व्यवस्था में ग्रामीण समाज के सामूहिक स्वामित्व, देखो सामूहिक स्वामित्व की जो अवधारणा होती है ना, जैसे मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे है ना, उसमें जो है ट्यूबवेल किसी और का, कोई और चीज का, सब लोग मिल के करते हैं ना, तो उसमें वो नहीं जाता, क्योंकि अब मालिक तो कोई एक हो गया, तो सामूहिक स्वामित्व वाली अवधारणा को इसने समाप्त कर दिया। ठीक है, सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया तथा जमींदारों का स्थान अब स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। अब सरकार जो है ब्रिटिश सरकार जमींदारों का ले लिया। अब उसने क्या किया, लगान को हाई कर दिया। अब लगान भू राजस्व ज्यादा बढ़ा दिया, तो फिर उनको दिक्कतें होने लगी किसान को। सरकार ने अधिकाधिक राजस्व वसूल, अब सरकार तो पता ही है, सरकार तो चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा क्या है कि वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करे ना। राजस्व वसूलने के लिए मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण किया ना। भू मतलब अपने जैसे मन में आता ना वैसे ही निर्धारण करना, जैसे ठीक लगे, जैसे ज्यादा से ज्यादा क्या है कि रेवेन्यू जनरेट हो सके, तथा किसानों को बलपूर्वक अधिक उत्पादन के लिए बाध्य किया गया। तो वो सिंपल है, अगर कोई आदमी मतलब तुमको क्या बोलता है 100 रुपए में तुम्हारा 1/3 हिस्सा है, तो उसको कितना मिलेगा, 33 किलो। अगर मान लो 100 किलो कोई किसान उगा रहा है, तो अंग्रेजों को कितना मिलेगा, 33 किलो। अगर वो बलपूर्वक उनसे उगवाए 200 किलो, है ना, मार पीट के बोले 200 किलो उगाओ, तो सोचो उनका कितना हो गया, 66 किलो उनको हो गया। तो मारने पीटने से उनको फायदा हुआ कि नहीं। तो इसलिए वो लोग क्या करने लगे, बलपूर्वक उत्पादन, अधिक उत्पादन के लिए बाध्य करने लगे किसानों को। ठीक है, इस व्यवस्था के तहत किसानों को अधिक भूमि उत्पादन के लिए बाध्य किया गया है ना। देख लो लिखा हुआ है ना, इस व्यवस्था के तहत किसान का भूमि पर तब तक ही स्वामित्व, अब और इसमें यह भी था कि स्वामित्व तो तब तक रहेगा जब तक वो लगान देता रहेगा। लगान देना बंद कर दिया तो उसको लात मार के निकाल देगा, जब तक कि वह लगान की राशि सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा। अरे यार देखो लोग ऐसे बोलते हैं कि ये अत्याचार है, हाँ थोड़ा सा ठीक है, बट नॉर्मली होता यही है ना। जैसे कि आप तुम किराएदार को देखोगे ना, किराएदार को तो जब तक लोग किराया देते हैं तभी तक उनको रखते हैं ना, फिर तो निकाल देते हैं। कहाँ कोई किसी को रखता है। पैसा देते हो दुकानदार को तभी तक तो वो क्या बोलते हैं कि सामान देता है, पैसा नहीं दोगे तो कोई सामान देगा क्या, ऐसा नहीं होता है।
तो वही जब उनको पैसा नहीं मिलता था, जब, हाँ ये बात अलग है कि जैसे कि स्थिति भी देखो है ना, थोड़ा सा ह्यूमन नेचर वो लोग इस तरह से यूज नहीं करते थे, अनह्यूमन से थोड़ा सा टाइप में, जब तक कि वह लगान की राशि सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा करता रहे, मतलब जमीन का मालिक तब तक बना रहेगा जब तक वो लगान का राशि देता रहेगा, अन्यथा उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। अधिकांश क्षेत्रों में अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए लगान की दरें ऊंची रखी गई। अब जो है कहीं कहीं पे हाई रेट भी रखा गया ना, लगान की दर को थोड़ा सा हाई कर दिया गया। तो ये रेतवाड़ी टोटल हो जाता है। अब इसके आगे जो है हम लोग डिस्कस करते हैं फिर से ना। देखो अभी तो हम लोग ने पूरा किताब से पढ़ा है, ठीक है। अब हम लोग उसको फिर से डिस्कस करते हैं कि उस क्या क्या हुआ, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेतवाड़ी, ठीक है। आज हमारा टॉपिक था, अब हम फिर से उसको बिना देखे रिवाइज करेंगे। देखो रेतवाड़ी व्यवस्था था, ठीक है। और टॉमस मुनरो और क्या बोलते हैं कर्नल या फिर कैप्टन रीड, ये जो है इनके जनक माने जाते हैं। 1820 में है ना, 1820 में या 1992 में, 1792 में सबसे पहले ये 12 महल जिलों में लागू की गई थी, है ना। चल तो आगे, ठीक है। रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो ये है टॉमस मुनरो, ठीक है। टॉमस मुनरो का फोटो देख लो एक बार तो कम से कम पता चल जाएगा। ये है कोई, ये कौन थे टॉमस मुनरो, ये बंगाल नहीं, ये मद्रास के गवर्नर थे, ठीक है। मद्रास के गवर्नर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने रेतवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है इनको, ठीक है, इनको और कर्नल रीड को। अब ये देखो बच्चा रीड कर रहा है, मुन्ना जो है रीड कर रहा है, बच्चा मुन्ना जो भी बोलो, तो मुन्नरो भी आ जाएगा और रीड भी आ जाएगा इससे ना। तो रेतवाड़ी से संबंधित दोनों ही शब्द है, ठीक है। अब जो है पहले, सबसे पहले मैंने बताया कि जो क्या बोलते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में ना, सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है देखो सबसे पहले 4 डेट है इसमें। 1792 जिसमें 12 महल में ये लोग क्या बोलते हैं कि रेतवाड़ी लागू करते हैं। फिर 80-20 फिर मद्रास में पूरे में ये लागू कर देते हैं। फिर देखो ये बॉम्बे दिया हुआ है, ये बॉम्बे, तो 1825 के आसपास बॉम्बे में ये लागू कर देते हैं रेतवाड़ी। और फिर 1858 या 1858 के आसपास है ना, तो मतलब 1850 से ऊपर हो जाता है उस समय। तो ये पूरे दक्कन में इसको लागू कर देते हैं, ठीक है। तो ये 4 डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। मद्रास का प्रेसिडेंसी इसमें लागू कर दिया जाता है, ठीक है। फिर बॉम्बे का भी दिखाएगा शायद, जब तक पता है मेरे को ना। ये मद्रास पूरा दिखा रहा है ना, ये वाला क्षेत्र जो है मद्रास वाला प्रेसिडेंसी, ये मद्रास है पूरा इस तरह से, ये जो दिखा रहा है इस तरह से। लाइनिंग सही से खींच देता हूँ, रुक जाओ। देखो इसका मतलब इस तरह से, ये जो है ना, ये वाला है ना, इस तरह से ये जो है इधर, ये वाला इधर वाला, ये तुम्हारा मद्रास प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे रेतवाड़ी को लागू किया गया था, ठीक है। और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, देख लो बॉम्बे और प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया था, ठीक है। फोटो इसलिए डाला ताकि थोड़ा याद रहे। अब ये दोनों साथ में फोटो एक आ गया था ना, जिसमें तुम्हारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, ये तुम्हारा मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया। देखो इसने दिया है इस तरह से ना। तो ये बॉम्बे और मद्रास में, बॉम्बे में कब हुआ था 1820 में, नहीं 1825 में। मद्रास में हुआ था 1820 में, ठीक है। और एक कौन बच गया, हाँ ये वो हो गया सब। और लास्ट में 1858 तक आते पूरे दक्कन में। और बताया था कि 51% है ना, ब्रिटिश का जहाँ जहाँ शासन था उनकी 51% भूभाग पर रेतवाड़ी को लागू किया गया ना। और कितना था 30 वर्षों के लिए, तीन चार इंपॉर्टेंट डाटा है। 30 वर्षों के लिए लागू किया गया था। रेट जो था ये 1/3 था, ठीक है। जितना उत्पादन होगा 1/3 उनका अंग्रेज लोग रख लेंगे। फिर जो है जमींदार से संबंधित क्या बात था कि भाई जमींदार जितने भी थे ना, जमींदारों को हटा दिया था ना, बिचौलिए या जमींदार लोगों को इसमें हटा दिया गया था ना, तो ये ध्यान रखना। और उसकी जगह सरकार ने ले लिया था, और सरकार अपने मनमानी भू राजस्व जो है उसको निर्धारण करती थी और खुद ही वसूल करती थी, ठीक है। तो ये तुम जमींदार से समझ सकते हो साथ में, ठीक है। फिर सामूहिक जब बोलते हैं कि बहुत, ये देखने में ऐसा लगता है कि रेतवाड़ी जो है बहुत अच्छा है ना, बट ऐसा नहीं है। ग्राउंड लेवल पे उतना भी वर्क नहीं किया, क्योंकि इसने सामूहिक स्वामित्व वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी खत्म कर दिया था कहीं ना कहीं।
है ना। इस तरह से जैसे सामूहिक स्वामित्व में क्या होता है ना कि सिंपली 4-5 किसान या लोग मिलके आपस में खेती करते हैं, तो वो नहीं था। पार्टिकुलरली एक ही मतलब जो मालिक होता था, किसान को मालिक बना दिया जाता था, तो फिर वो सामूहिक स्वामित्व वाला सिस्टम इसमें ख़त्म हो गया। तो ये बोल सकते हो। फिर जो है अंग्रेज जो है मनमाने भू राजस्व, अंग्रेज जो भू राजस्व तय करते थे वो मनमाने ढंग से कर देते, कभी कभी बहुत ज़्यादा कर देते थे। उच्च भू राजस्व होने के कारण अंग्रेजों को दिक्कत, मतलब किसानों को दिक्कत होता था, जो भू राजस्व से संबंधित है। फिर बताया कि लास्ट में लगान भी बहुत ज़्यादा हाई रेटेड, कहीं कहीं पे बहुत लगान भी बहुत ज़्यादा उच्च था ना, इसलिए भी दिक्कतें होने स्टार्ट कर दी थी। तो ये जो है मेन बेसिक तुम समझ सकते हो कि उसके बारे में क्या क्या था रैयतवाड़ी के संबंध में। इतना याद करना बहुत है। थैंक यू।